हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और मैं हूं संजय सिंह यादव। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पर्यावरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर। चाहे प्रतियोगी परीक्षा कोई भी हो, जैसा कि आप जानते हैं कि पर्यावरण एक अनिवार्य विषय है। और साथ ही साथ यदि आप भूगोल की तरफ निगाह उठा के देखते हैं तो जो भूगोल का 20% हिस्सा होता है वो पर्यावरण से जुड़ा होता है। तो इस वीडियो में हम लोग ओजोन परत के ऊपर बात करने वाले हैं कि वास्तव में ओजोन परत क्या है, यह कहाँ स्थित है, ओजोन परत का क्षरण किन किन गैसों के कारण हो रहा है, कि ओजोन परत की क्षयकारी गैसें कौन है, और उसके बाद ओजोन परत के संरक्षण के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं। सुहान बहुत सारे आपके पास क्वेश्चन होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन अब तक जितने भी विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैंने इस टॉपिक के अंदर इंक्लूड किया हुआ है। कोई भी एक क्वेश्चन, मैं दावा करता हूं कि यदि आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखते हैं तो इसमें एक भी क्वेश्चन आपका बाहर से आने वाला नहीं है। यह वीडियो अपने आप में यूनिक होगा। यदि दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके पहले पर्यावरण की मैंने कुछ महत्वपूर्ण वीडियो डाल रखी है, जैसे ग्लोबल वार्मिंग को लेकर के, यानी ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, यानी ग्लोबल वार्मिंग क्या है, और जैव विविधता के ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है। तो वो वीडियो आप जा करके देख सकते हैं। वे भी वीडियो काफ़ी अपने आप में यूनिक तरीके से हैं। चाहे आपका सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट, कुछ भी कोई भी एग्जाम हो, एक भी क्वेश्चन बाहर से आने वाला नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सीधा टॉपिक पे बात करते हैं कि आखिरकार ओजोन परत क्या है। तो ओजोन परत जानने से पहले सबसे पहले हम लोगों को कुछ चीजों को समझना होगा। यहाँ मैंने कुछ मानचित्र बना रखा है, इस चीजों को आप समझो। यहाँ से भी बहुत सारे प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। और पृथ्वी के ऊपर आप जानते हैं कि गैसों का एक बहुत बड़ा आपका एक वायुमंडल होता है। आपको पता है कि वायुमंडल में गैसों का मिश्रण होता है। अब वायुमंडल के ऊपर जैसा पता है कि वायुमंडल के जब हम ऊपर जाते हैं तो कुछ ऐसा स्थान हमें मिलता है जिसे आप शून्य स्थान कहते हैं, यानी जहां वायुमंडल उपस्थित न हो। तो इस तरीके से आपका अंतरिक्ष आता है। सुहान आप समझ गए होंगे। लेकिन बात ये समझना है कि पृथ्वी से आपको पता है कि पृथ्वी के तल से, या यूं कह सकते हैं विषुवत रेखा के तल से, यानी विषुवत जो रेखा होती है, यानी भूमध्य जो रेखा होती है, उसके तल से यदि अगर हाइट देखा जाए, या पृथ्वी के तल से 18 किलोमीटर की जो हाइट होती है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। तो क्षोभ मंडल की जो एरिया होती है वह 0 से 18 किलोमीटर होती है, और इसे आप ट्रोपोस्फेयर के नाम से जानते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं कि बार बार क्वेश्चन आता है कि जैसे बादल का बनना, कोहरा हो गया, कुहासा हो गया, या बिजली की कड़क व बारिश के बादल, ये सारी जो भी आपको घटनाएं देखने को मिलती हैं ये क्षोभ मंडल के अंतर्गत आती हैं। क्षोभ मंडल में ही ये सारी चीजें घटित होती हैं, बादल का बनना, बिजली का चमकना, बारिश होना, सोमान, ये सारी चीजें। तो ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। क्षोभ मंडल यानी आपका पृथ्वी के तल से 18 किलोमीटर की हाइट के बीच माना जाता है। अब इसके बाद जैसे ही बढ़ते हैं आप, देखा जाए तो यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 20 से लेकर के, यहाँ मैंने देखिए बनाया कि 18 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर तक के बीच की जो एरिया होती है वह आपका समताप मंडल होता है। तो जो हमारी ओजोन लेयर होती है ना, वह समताप मंडल में स्थित होती है। थोड़ा सा हिस्सा उसका आप देखते हैं जिसको 10% हिस्सा कहा जाता है। तो ओजोन लेयर का 10% हिस्सा क्षोभ मंडल में, और जो 90% हिस्सा होता है वह समताप मंडल में स्थित होता है। और सबसे बड़ी चीज यहाँ ध्यान देने की है कि जो ओजोन सांद्रण, जो ओजोन लेयर होती है उसकी जो सर्वाधिक सांद्रता है वह मेरे भाई देखा जाए, देखिए अगर बात की जाए ओजोन परत की, तो जो हमारी ओजोन परत होती है वह 10 किलोमीटर की ऊंचाई से लेके 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये पाई जाती है। यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है, यानी क्षोभ मंडल के 10 किलोमीटर से लेके समताप मंडल के 50 किमी के बीच में आप जैसा कि देख पा रहे हैं जो 40 किलोमीटर का रेंज है, इसमें ओजोन लेयर, ओजोन परत, ओजोन गैस पाई जाती है। लेकिन
होता क्या है मेरे भाई, यहाँ पे ध्यान देना। लेकिन अगर आप ध्यान देंगे ओजोन लेयर की, यहाँ पे जो सर्वाधिक सांद्रता देखी जाती है, जो ज़्यादातर मात्रा में जो है, तो वो आपकी जो है 15 किलोमीटर से लेकर के आप देख पा रहे हैं कि 30 किलोमीटर जो हाइट है, 15 से 30 किलोमीटर हाइट के बीच में जो है ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। सबसे ज़्यादा मात्रा में यहीं पर पाई जाती है। एक चीज़ और ध्यान देना आप, जैसे ही आप समताप मंडल में जाते हैं तो समताप मंडल का जो ताप होता है ना, वो अचानक बढ़ने लगता है। क्षोभ मंडल से अचानक बहुत तेजी के साथ तापमान बढ़ने लगता है। तापमान यहाँ का उच्च होने के कारण तापमान उच्च होता है और साथ में जो है समान होता है। तो इस वजह से यहाँ पे यह जो समताप जो मंडल होता है, यह मौसमी हलचलों से जो है क्या रहता है, मुक्त रहता है। यहाँ मौसमी हलचल कोई नहीं होता, यहाँ बारिश नहीं देखने को मिलेगी, यहाँ बादल नहीं मिलेगा, यहाँ बिजली नहीं कड़केगी। इसीलिए जो वायुयान चालक होते हैं वह समताप मंडल में वायुयान को उड़ाना जो है उपयुक्त समझते हैं। बात समझ में आ रही है? तो यह भी प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा गया है, तो ये समझ पा रहे हैं आप। तो जो ओजोन परत होती है वह समताप मंडल में ही स्थित होती है। क्षोभ मंडल में 10% हिस्सा और समताप मंडल में 90% हिस्सा। लेकिन अगर शुरुआत की बात की जाए तो 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के बीच की एरिया में जो है ओजोन लेयर पाई जाती है। लेकिन सर्वाधिक जो सांद्रता, जो सघनता होती है वह 15 से जो है 30 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। तो ये आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद आता है समताप मंडल के बाद आपको जो मिलेगा मंडल, वो 50 से 80 किलोमीटर की हाइट का जो होता है उसे कहा जाता है मीसोस्फीयर। और यह जो होता है इसे हम लोग मध्य मंडल कहते हैं। यानी क्षोभ मंडल, समताप मंडल यहाँ से यहाँ तक। अब ये मध्य मंडल, मध्य मंडल में अचानक तापमान में गिरावट आती है और इतना तक भी गिरावट दर्ज की जाती है कि कभी कभी -0 डिग्री सेल्सियस भी तापमान चला जाता है। तो मध्य मंडल की हाइट 50 किमी से 80 किलोमीटर, आगे 80 से 640 किलोमीटर आयन मंडल होता है। और आयन मंडल में क्या होता है, यहाँ का तापमान एकाएक जो है बढ़ना शुरू होता है और यहाँ पर विद्युत आवेशित कणों की अधिकता होती है। इसी कारण से यहाँ विभिन्न प्रकार की रेडियो एक्टिव तरंगें पाई जाती हैं। यानी जितने भी दूर संचार उपग्रह हैं, यानी जितने भी पृथ्वी के जो भी दूर संचार उपग्रह, जितनी सैटेलाइटें होती हैं वह आयन मंडल में ही जो है उसको जो है व्यवस्थित किया जाता है। अब उसके आगे 640 किलोमीटर से 1000 किलोमीटर की हाइट तक आपका जो है वायुमंडल होता है। तो वायुमंडल में क्या होता है कि ये वायुमंडल के बाद ऊपर आप जाएंगे तो आपको पता चल रहा है कि उसके बाद अंतरिक्ष आ जाता है, यानी वायुमंडल अनुपस्थित होता है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। अब हम लोग जरा बात करते हैं। देखिए, ओजोन परत की जो सांद्रता होती है, जो मोटाई होती है, उसको मापने वाला जो यंत्र होता है उसे डाप्सन मीटर के नाम से जाना जाता है। यानी उसकी इकाई जो है वो डाप्सन है। यानी ओजोन परत की सांद्रता को मापने वाली इकाई डाप्सन है। अब ये ओजोन परत है क्या? देखिए, ओजोन परत का मतलब जैसे ऑक्सीजन का अणु जो होता है वो O2 होता है, अगर इसमें एक ऑक्सीजन और जुड़ जाए तो O3 हो जाए। यानी जो ओजोन है, यानी यहाँ पे देखा जाए तो ऑक्सीजन के साथ एक अणु जुड़ जाता है तो वह ओजोन बन जाता है। और ओजोन एक प्रकार की गैस है। एक चीज़ समझना है, एक बात और ध्यान देना कि देखिए, ओजोन एक प्रकार की जो है ग्रीन हाउस भी गैस है। क्यों ग्रीन हाउस गैस मानी जाती है? अब देखिए, चलिए बात करते हैं कि क्यों आखिरकार जो है जो ओजोन परत है इसका इम्पोर्टेंट इतना ज़्यादा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश जो है जब पृथ्वी पर आता है तो सूर्य के प्रकाश में जो है पराबैंगनी किरणें पाई जाती हैं, जिसे अल्ट्रावायलेट रेज भी कहा जाता है। यानी उसे इंग्लिश में अल्ट्रावायलेट रेज कहते हैं। तो ये पराबैंगनी किरणें जो होती हैं यह जो है पृथ्वी पर आती हैं। तो पृथ्वी पर आने से पूर्व जो ओजोन लेयर होती है, चूंकि यह जब अल्ट्रावायलेट रेज पृथ्वी पर आती तो यह जो है जीव जगत के लिए काफ़ी खतरनाक है, क्योंकि यह त्वचा कैंसर जैसी बीमारी, आँख की बीमारी, श्वास की बीमारी, बहुत सारी डिजीज को जन्म देती, खास करके त्वचा कैंसर। तो करता क्या है कि यह जो ओजोन की जो लेयर होती है यह अल्ट्रावायलेट रेज के साथ रिएक्शन करके उसको यहीं समाप्त कर देती है, यानी वो पृथ्वी पर नहीं आ पाती है। इसीलिए ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है। किस परत को जीवन रक्षक छतरी कहते हैं यह भी पूछा गया है। तो ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है। यह अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, पृथ्वी पर नहीं आने देती हैं, जिसके द्वारा जो है
जो जीव जगत है वह त्वचा कैंसर जैसी भयावह बीमारी से बच जाता है। और जो ओजोन परत की मोटाई जो नापी जाती है वो डाप्सन इकाई से मापी जाती है, यह भी पूछा गया है। अभी हम लोग बात करेंगे इसी में विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो वो हर वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाए जाने की घोषणा किस वर्ष की गई, तो वर्ष जो है 1994 में, वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जो है 16 सितंबर को विश्व जो है ओजोन दिवस मनाया जाएगा, इसकी घोषणा जो है की गई। अब चलिए थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को मैंने ले रखा है वनडे एग्जाम वाले, बहुत सारी चीज़ें अभी जानना है। तो सबसे पहले ये पता चल गया कि ये ओजोन परत जो होती है वह इसका कितना ज़्यादा महत्व है जो है पूरे जीव जगत के लिए, तो इसीलिए इसे जीवन रक्षक छतरी कहा जाता है। देखिए जैसे ही मौसम बदलता है ना तो यह ओजोन लेयर में भी बदलाव आता है। यानी आपसे बार बार परीक्षा में क्वेश्चन आया है कि जो है किस ऋतु में किस मौसम में ओजोन परत की मोटाई बढ़ जाती है और किस मौसम में थोड़ा सा ओजोन परत की मोटाई घट जाती है, यानी सांद्रता। तो याद रखना बसंत ऋतु में जो ओजोन परत है ना उसकी मोटाई अधिक हो जाती है और जो है वर्षा ऋतु में जो है ओजोन परत की मोटाई क्या करती है, घट जाती है। बारिश में कम हो जाएगी, बसंत ऋतु में ज़्यादा हो जाएगी। देखिए सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अभिक्रिया करने वाली गैस, तो आता है परीक्षा में कि कौन ऐसी गैस है जो सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अभिक्रिया करती है, तो आप बताएंगे वो कौन गैस है, ओजोन गैस है। और वो कहाँ पाई जाती है, ओजोन गैसों का जहाँ पे सारी ओजोन गैस एक साथ कलेक्ट हो जाती है तो वही ओजोन लेयर बन जाता है, यानी ओजोन परत। चलिए फिर पूछा गया क्वेश्चन है कि वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किन किरणों को वायुमंडल, देखिए आप जो है कॉपी पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है, कॉपी पेन लेके आप बैठ जाओ, जो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसको आप अच्छे से इसका नोट बनाते चलें, ठीक है। वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है, तो यह भी प्रश्न आएगा। इसमें रहेगा अवरक्त किरण, दृश्य किरण, पराबैंगनी किरण, सूक्ष्म किरण। ऑप्शन में 4 होगा, तो आपका यही जवाब होगा कि वायुमंडल में उपस्थित जो ओजोन परत होती है वह पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है, वही ठीक है। ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता कहाँ है, तो जो ओजोन परत की सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है, जो सबसे ज़्यादा मात्रा में ओजोन परत पाई जाती है ओजोन लेयर, वो समताप मंडल में पाया जाता है। चलिए ये भी हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि देखिए समताप मंडल में ओजोन लेयर के स्तर को प्राकृतिक रूप से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा विनियमित किया जाता है। देखिए जो मौसम के चेंज होने पर इसमें जो थोड़ा बहुत जो आपको बदलाव देखने को मिलता है वह किस वजह से होता है, वो समताप मंडल में ओजोन के जो स्तर में जो प्राकृतिक रूप से जो आपको बदलाव देखने को मिलता है ना, तो वहाँ पे देखिए वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है और यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है ना यह ओजोन के साथ क्रिया करके ओजोन को ऑक्सीजन में तोड़ देने का काम करता है, जिसके वजह से जो है यहाँ पे जो ओजोन परत होता है ना उसकी सांद्रता घटती बढ़ती रहती है। तो कौन ऐसा काम करता है, वायुमंडल में उपस्थित जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है वह ऐसा करता है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ओजोन परत की स्थिति के बारे में बता दिया गया है कि ओजोन परत समताप मंडल के निचले हिस्से में 10 से 50 किमी की ऊंचाई पर स्थित होती है, परंतु सर्वाधिक सांद्रता 15 से 30 किलोमीटर के मध्य होती है, जिसका 10% हिस्सा कहाँ होता है स्थित ओजोन परत का क्षोभ मंडल में, और आप देख पा रहे हैं कि 90% जो हिस्सा होता है वो समताप मंडल में होता है। अब देखिए जब ये ओजोन परत अगर जो है मान लीजिए ये ओजोन परत न होती, ये अल्ट्रावायलेट किरणें जब जो है पृथ्वी पर आती तो बहुत सारी त्वचा कैंसर, डीएनए में इतना तक कि जीन में भी परिवर्तन हो सकता है, और इसके साथ साथ पत्ती जैसे जो पेड़ पौधे हैं उनकी वृद्धि प्रभावित होगी। इतना ही नहीं पत्तियों को नुकसान पहुंचेगा, आंख में मोतियाबिंद जैसा और सन जो है बर्निंग, जैसे सूर्य की किरणों का जैसे सन बर्निंग यानी सूर्य की रोशनी के द्वारा त्वचा जल जाए, त्वचा कैंसर जैसी भयावह बीमारी को जन्म दे। अब बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि ओजोन परत का क्षरण को सबसे पहले ओजोन परत की देखिए ओजोन परत का जो
होल देखा गया, ओजोन परत जो सबसे ज़्यादा कम देखी गई, जहाँ पे ओजोन परत में छिद्र देखा गया, तो आप जानते हैं वो अंटार्कटिका के पास वो छिद्र देखा गया। तो इसके लिए कौन दल गया था, तो ये प्रश्न आता है। सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने सर्वप्रथम ब्रिटिश दल ने वर्ष 1995 में टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से जो है अंटार्कटिका के ऊपर जो है छिद्र का पता लगाया। यानी यही जो ब्रिटिश टीम थी, यही जो ब्रिटिश जो है दल वैज्ञानिकों का था, इन्होंने 1985 में अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन परत में होल देखा, छिद्र देखा। कब पता लगाया गया? 1885 में, कि वहाँ पे होल है, मतलब वहाँ पे ओजोन की सांद्रता बहुत ही कम है। ठीक है, अब जो सबसे ज़्यादा प्रतियोगी परीक्षाओं में जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन है वो ये है मेरे भाई, अब उसकी बारी आ गई जो सर्वाधिक आपसे अब तक पूछा गया है। तो वो यही होता है कि आखिरकार ओजोन क्षयकारी गैसें कौन हैं, कौन ऐसी गैसें हैं जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने का काम करती हैं। तो एकदम अच्छे से तैयार कर लेना है आपको। उन गैसों में जो पहली गैस है जो सर्वाधिक, देखिए सर्वाधिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस का नाम आएगा, तो आप मारेंगे जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। सर्वाधिक में CFC है। उसके बाद जो है हैलाइल्स आते हैं, CFC है, हैलाइल्स है, नाइट्रोजन का ऑक्साइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड जिसे CCl4 कहा जाता है। कई बार यूपी टेट, CTET एग्जाम में, UPSC एग्जाम में या कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, ये बहुत बार पूछा गया है कि सर्वाधिक ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। CFC है, हैलोजन्स है, नाइट्रस ऑक्साइड है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, हैलोन 1211, देखिए हैलोन 1211 और हैलोन 1301, यह भी जो गैसें हैं आपके सामने हैं, यह भी जो है आपकी ओजोन क्षयकारी गैसें हैं। और एक बहुत बड़ी ओजोन क्षयकारी गैस है जिसे कहते हैं हैलो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, HCFC। तो देखिए CFC, HCFC, हैलाइल्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन 1211 और 1301, मैंने जितने का नाम लिया यही ओजोन क्षयकारी गैसें हैं। इसके अलावा जो है अन्य कोई गैस नहीं। अब चलो बात करते हैं, जो सर्वाधिक ओजोन को जो क्षयकारी गैस है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। तो आखिरकार क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन है ना, यह क्लोरीन, फ्लोरीन एवं कार्बन से बना जो है मानव निर्मित गैसीय एवं द्रवित पदार्थ है। मेरे भाई जो CFC होता है ना, वो जो है क्लोरीन के द्वारा, फ्लोरीन के द्वारा एवं कार्बन से बना जो है मानव निर्मित गैसीय एवं एक द्रवयुक्त पदार्थ होता है। यानी यह गैसीय अवस्था में भी CFC पाई जाती है और साथ में जो है आपकी द्रव अवस्था में भी पाई जाती है। और खास करके जो देखा जाए तो जो रेफ्रिजरेटर से ये गैस निकलती कहाँ से है? यह रेफ्रिजरेटर से एवं वातानुकूलित यंत्रों में। देखिए इस गैस का प्रयोग जो है रेफ्रिजरेटर में किया जाता है और जितनी वातानुकूलित यंत्र हैं जैसे AC वगैरह हैं, उनमें जो है शीतकारक गैस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो कहने का मतलब इन ये रेफ्रिजरेटर से और वातानुकूलित यंत्रों से ये गैस निकलती रहती है CFC, जो सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है जो है किसको? जो है ओजोन परत को। और इतना ही नहीं, देखिए ओजोन परत जो है एक ग्रीन हाउस गैस भी है। वो क्यों है? क्योंकि जो ओजोन परत भी क्या करती है कि जो वायुमंडल की ऊष्मा होती है उसको क्या करती है? बाहर जाने नहीं देती है, उसको भी अवरुद्ध कर देती है। तो आप देखेंगे एक तरह से ओजोन गैस भी जो है ना ग्रीन हाउस गैस है, यानी ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार गैस है। तो देखो CFC जो होता है, और एक चीज़ और आप ध्यान देना, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ना, वह भी जो है आपका देखा जाए तो ग्रीन हाउस गैस में भी आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जो CFC ओजोन परत को नुकसान पहुंचाएगा और साथ में देखा जाए तो यह ग्रीन हाउस गैस भी है, इसके द्वारा जो है गर्मी भी पैदा होती है। CFC ओजोन परत को आसानी से, ध्यान देना, अब ये करती क्या है कि जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है ना, जब यह वायुमंडल में निर्मुक्त होता है इन यंत्रों के द्वारा, तो जा करके जो है ओजोन
ओजोन का जो अणु होता है उसे ऑक्सीजन में तोड़ देता है। जब ऑक्सीजन में तोड़ देता है तो फिर ओजोन जो O3 होता है उसकी सांद्रता वायुमंडल में यानी जो है कम हो जाती है आपकी जो है कहाँ पे, ट्रोपोस्फीयर, सॉरी मेरे भाई, इस स्ट्रेटोस्फीयर में यानी समताप मंडल में। समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं। जो वनडे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं और कुछ और बातें हैं, इस वीडियो को बीच में न छोड़ने का प्रयास करिएगा। अभी आपका जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, जो एक बार यूपी टेट एग्जाम में आया हुआ था, कि ये अल्ट्रा वायलेट रेज कितने प्रकार की होती है और जो अल्ट्रा वायलेट जो रेज आपकी भी है, जो अल्ट्रा वायलेट रेज जो बी है, उसके क्या कुप्रभाव हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन के आया। तो चलिए बस 2 मिनट का और काम है, 5 मिनट का। देखो, ओजोन छिद्र के लिए उत्तरदायी गैस, भाई ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली गैस में नाम रहेगा CO2, O2, SO2, CFC। तो देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड ये ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। ये CFC सर्वाधिक नुकसान पहुंचाती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान किससे है, यह क्वेश्चन आया है। देगा हाइड्रोकार्बन से, कार्बन डाइऑक्साइड से, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से, CFC से। तो CFC से होगा। देखिए, ग्रीन हाउस गैस ओजोन क्षयकारी नहीं है। ये कहता है कि ये सभी गैसें ग्रीन हाउस गैसें हैं, लेकिन इनमें कौन ऐसी ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन परत का क्षरण नहीं कर सकती, बाकी सब करेंगे। जैसे मेथेन दिया है, तो मेथेन एक गर्म गैस भी है, ग्रीन हाउस भी गैस है, ओजोन क्षयकारी भी है। कार्बन मोनोऑक्साइड दिया, यह कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ग्रीन हाउस गैस है, गर्मी पैदा करने वाली गैस है, बट यह जो है ओजोन परत को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसके अलावा जो NO है यह नुकसान पहुंचाता है ओजोन परत को भी, और गर्म गैस है, और जलवाष्प भी ग्रीन हाउस गैस है। सर्वाधिक जो है जो ग्लोबल वार्मिंग की जिम्मेदार तो जलवाष्प ही है, और साथ में यह ओजोन क्षयकारी भी है। तो अब आप समझ पाए होंगे, CO ग्रीन हाउस गैस है बट ओजोन क्षयकारी नहीं है। अब देखिए, ध्रुवीय समताप मंडल में बादलों में उपस्थित नाइट्रिक अम्ल, मैंने जैसा कि वहां बताया था कि ये जो ओजोन लेयर का घटना बढ़ना मौसम बदलने पर ऐसा घटता बढ़ता है इसकी सांद्रता, इसकी वजह क्या है। तो देखिए एक चीज और ध्रुवों पे क्या कारण है कि ओजोन परत जो है पतली है, कम है। तो उसका यही कारण है कि ध्रुवीय समताप मंडल में, जो ध्रुवीय समताप मंडल होता है उसके बादलों में नाइट्रिक अम्ल उपस्थित होती है, और यह नाइट्रिक अम्ल जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया कर देती है। यानी यह नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्रिया करके क्लोरीन का निर्माण करती है, और क्लोरीन जो गैस है यह सर्वाधिक ओजोन क्षयकारी गैस है, क्योंकि क्लोरीन का जो एक अणु होता है वह ऑक्सीजन के यानी ओजोन के 1 लाख अणु को तोड़ने की क्षमता रखता है। तो आप समझ चुके होंगे, नाइट्रिक अम्ल क्लोरोफ्लोरोकार्बन के साथ क्रिया करके क्लोरीन बनाती है, और यही क्लोरीन जो है ओजोन का क्षरण कर देती है, ओजोन को कम कर देती है। अब देखिए, फ्रीजों में जो भरे जाने वाली गैस है वो पूछता है, बार बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछा गया कि फ्रीजों में भरे जाने वाली गैस क्या है, तो उसका नाम होता है मेफ्रोन। मेफ्रोन क्या है कि एक जो है शीतकारी गैस है, जिस तरीके से अमोनिया होती है। तो अमोनिया के जगह पर जो है मेफ्रोन का एक ब्रांड होता है, मेफ्रोन, इसका प्रयोग किया जाता है। जो है फ्रीजों में ये गैस भरी जाती है, लेकिन मेफ्रोन का जो रासायनिक संगठन होता है वो वास्तव में क्या होता है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी HCFC। तो वास्तव में मेफ्रोन क्या है, एक तरीके से HCFC ही है। अब चलिए, ओजोन परत का संरक्षण करने के लिए पूरा जो है अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या प्रयास किए गए और इसके क्या महत्व, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए, एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बार बार आता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो प्रश्न में आएगा तमाम रहेगा, ग्रीन हाउस गैस से है, ग्लोबल वार्मिंग से है, कोई और ऑप्शन होगा, और उसी में दिया रहेगा ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर के है। तो आप ध्यान देंगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध ओजोन परत की सुरक्षा को लेकर था। ओजोन परत का जो क्षय हो रहा था उसको रोकने के लिए जो है 16 सितंबर 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की एक बैठक जो है वियना में की गई, ध्यान देना। लेकिन यह मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो 1 जनवरी 1989 से प्रभावी माना जाता है।
और इसमें क्या हुआ था, वो ये हुआ था कि जितनी भी जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन को बढ़ावा देने वाली जितनी भी यानी उन सभी उत्पादों के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की गई थी या कम करने की बात की गई थी कि जो CFC का ज़्यादा से ज़्यादा उत्सर्जन करते हैं, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उत्सर्जन कम करने की बात को लेकर के इस पर चिंतन हुआ था और इस पे सारे देशों की सहमति बनी थी। तो आप जैसा कि समझ पा रहे हैं और आप समझ पा रहे हैं कि जो है ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को। अब देखो विश्व ओजोन दिवस 2020 में मनाया गया अभी 1 साल पहले। उसकी थीम क्या थी यह भी आपसे परीक्षा में पूछ सकता है। तो ओजोन फॉर लाइफ यानी ओजोन परत ही हमारा जीवन, ओजोन फॉर लाइफ 35 ईयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, मतलब ये मामला था कि ओजोन परत हमारी जीवन रक्षक छतरी है, यानी ओजोन परत ही हमारा जीवन है। और 35 वर्षों के अंदर हम ओजोन लेयर को बहुत ज़्यादा पहले से बढ़ा देंगे या जहाँ पे क्षरण हुआ है उसको हम मेंटेन करने का काम करेंगे। अब देखिए वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने GW केंटमूर ने, ध्यान देना, 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर जो है ओजोन परत के गैसों का एक जो है समूह देखा गया, यानी ओजोन परत की लेयर का खोज किया गया। किसने किया? वो टोरंटो विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था GW केंटमूर ने किया। ओजोन हैलो का पता लगाया, यानी ओजोन परत का वहाँ पे कुछ सांद्रण देखा गया। तो यह 2005 में खोज की गई। कहाँ की गई? तिब्बत के पठार। ठीक है। अब देखिए ओजोन परत की ज़्यादातर सांद्रता, देखिए अगर ओजोन परत की ज़्यादातर सांद्रता मान लीजिए पृथ्वी पर, जैसे मान लो कि तिब्बत का पठार है, या अगर ओजोन परत की सांद्रता बहुत ज़्यादा जमीन वायुमंडल में आ जाए, बहुत ज़्यादा ओजोन परत भी अगर वायुमंडल में हो जाएगी तो उसका भी कुप्रभाव है। खांसी, सीने में जलन और बहुत सारी जो है चीज़ें, खांसी, सीने में जलन और जैसे श्वसन संबंधित बीमारी को जन्म दे सकता है। अब देखिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लास्ट चल रहा है वो ये है कि सूर्य के प्रकाश में 3 प्रकार की जो अल्ट्रावायलेट किरणें पाई जाती है। देखिए ओजोन परत का काम ही है पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करना, अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित करके रोक देना, पृथ्वी पे न आने पाए, नहीं तो यहाँ पे भयावह बीमारी को जन्म देंगी। तो यही काम है, इसीलिए इसे जीवन रक्षक छतरी बोला जाता है। तो ये अल्ट्रावायलेट रेस 3 प्रकार की होती है। एक UV1, जरा ध्यान देना, यहाँ पे मैंने लिखा है लेकिन एक होता है UV1, सॉरी चल नहीं रहा है मार्कर मेरा, UV1 यानी UV1 नहीं UVA, एक UVB और एक आपका है UVC। तो देखिए UVA और UVB दोनों ही बहुत ज़्यादा खतरनाक हैं, यानी अल्ट्रावायलेट A, अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट C, अल्ट्रावायलेट को 3 जो है भागों में बांटा गया है। देखिए अल्ट्रावायलेट C भी अत्यधिक खतरनाक होती है चूंकि यह पृथ्वी पर आ नहीं पाती, लेकिन जो है अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी आती हैं कुछ मात्रा में। अगर मान लीजिए ये अगर आई, जहाँ पे अगर भाई ओजोन लेयर कम होगा तो आएगी। तो अभी देख से आपसे परीक्षा में पूछा जाता है कि अल्ट्रावायलेट बी के क्या कुप्रभाव देखने को मिलेंगे। देखिए अल्ट्रावायलेट ए के बारे में देखिए, पराबैंगनी किरणों को 3 भागों में बांटा गया, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट सी। अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी किरणों का त्वचा पर हानिकारक प्रभाव है। अल्ट्रावायलेट सी अत्यधिक घातक है किंतु वो पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। अल्ट्रावायलेट बी का प्रभाव बहुत ज़्यादा, देखिए अल्ट्रावायलेट बी का ही कुप्रभाव पूछा जाता है कि अगर अल्ट्रावायलेट बी यदि पृथ्वी पर आएगी तो इसका क्या कुप्रभाव पड़ेगा। एक तो जीन में परिवर्तन हो जाएगा, पत्तियों को क्षति पहुंचेगी पेड़ पौधों की, प्रतिरक्षा तंत्र इंसान का, मनुष्य का कमजोर हो जाएगा, जीवधारियों का, पौधों की वृद्धि भी प्रभावित होने लगेगी, पौधों की वृद्धि पर भी असर पड़ेगा, आंख में मोतियाबिंद जैसी बीमारी को जन्म देगा और त्वचा में सनबर्न यानी सन का बर्न हो जाना, सूरज की गर्मी पाके त्वचा का बर्न हो जाना, जिससे आप त्वचा कैंसर भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से जो है
ये रहा जो है वास्तव में ओजोन क्या है। तो आपने ओजोन लेयर को जानने का काम किया कि वास्तव में ओजोन परत कहाँ स्थित है, वो समताप मंडल में स्थित है। ये सारी बातें हुई। ओजोन परत को जीवन रक्षक छतरी क्यों कहा जाता है, ओजोन परत मापने की इकाई क्या है, डाप्सन मीटर है, डाप्सन मीटर में मापते हैं। और ओजोन परत में कहाँ पे छिद्र देखा गया, अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया। कब देखा गया, 1985 में देखा गया। ठीक है, सो आने बहुत सारे जो भी क्वेश्चन अब तक विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में आए थे, हमने इसके ऊपर डिस्कस करने का काम किया। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप लाइक करें, शेयर करें और अपने जो है मित्रों के बीच में इसे बहुत से ज़्यादा आप जो है सेंड करने का काम करें, ताकि मेरा मनोबल बढ़ा रहे और हम आपके बीच जो है ऐसी ही वीडियो लेकर के आते रहें। तो दोस्तों, आप हमारे वीडियो को, आप सभी ने हमारे वीडियो को देखा, आप सभी को दिल की अनंत गहराइयों से धन्यवाद।